हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जोहार। तो आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी स्टेट न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें, साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैया सम्मान योजना के 84,000 लाभुकों के खातों में भेजी गई राशि। पहले चरण में 2,84,000 महिलाओं को मिले थे पैसे। मैया सम्मान योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं के लिए खुशखबरी है। ऐसे लाभुक जिनके खाते में राशि नहीं गई थी, वैसे लाभुकों के खाते में योजना की राशि भेज दी गई है। गुरुवार की देर शाम तक बचे हुए सभी लाभुकों के खाते में पैसे पहुंच गए होंगे। दरअसल पलामू में मार्च महीना की शुरुआत में 2,84,006 महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना की राशि भेजी गई थी। 86,000 महिलाओं के बैंक खातों में विभिन्न क्रम से राशि नहीं भेजी गई थी। सामाजिक सुरक्षा विभाग ने गुरुवार को बची हुई 84,000 महिलाओं के बैंक खातों में राशि को भेज दी गई है। पलामू सामाजिक सुरक्षा विभाग के सहायक निर्देशक विक्रम आनंद ने बताया कि 84,000 महिलाओं के खातों में मैया सम्मान योजना की राशि को भेज दी गई है। बताते चलें कि पलामू में दिसंबर महीने में 3,62,937 महिलाओं को मैया सम्मान योजना का लाभ दिया गया था। मार्च महीने के पहले सप्ताह में 2,84,006 महिलाओं को सम्मान योजना का लाभ दिया गया था। कुछ दिनों पहले झारखंड सरकार की कैबिनेट में भी बची हुई महिलाओं के खाते में राशि देने के लिए घोषणा की गई थी। वैसी महिलाएं जिनका बैंक खाता और केवाईसी नहीं है, उन्हें योजना के लाभ लेने में समस्या होगी। अगस्त 2024 में 71,770, सितंबर में 3,41,895, अक्टूबर में 3,49,318, नवंबर में 3,56,724, दिसंबर में 3,72,937 महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना की राशि भेजी गई थी। 84,000 महिलाओं के बैंक खातों में एक साथ 7,500 रुपए भेजे गए हैं। मैया सम्मान योजना लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण अलर्ट। इस महीने राशि पाने के लिए तुरंत करें यह काम, वरना रुक जाएगी आपकी राशि। मैया योजना के लाभुकों के लिए जरूरी खबर है। अगर अभी भी जिन लाभुकों ने अपने बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं कराया है और जिसका भौतिक सत्यापन अधूरा है, साथ ही बैंक खाता एक्टिव नहीं है, तो तुरंत करा लें, नहीं तो इस माह की मैया योजना की राशि अटक सकती है, क्योंकि इसको लेकर सरकार ने पहले ही आदेश जारी कर दिए थे। अब अगर लाभुक के दस्तावेजों में गलती होगी या बैंक खाता एक्टिव नहीं होगी, तो इस महीने की राशि उनके खाते में नहीं भेजी जाएगी। इसके साथ ही इस माह से अब उन्हीं लाभुकों को योजना का लाभ दिया जाएगा जो एकल बैंक खाताधारी हैं। वहीं मैया योजना को लेकर सरकार का कहना है कि अगर कोई महिला लगातार 3 किस्तों के लिए सत्यापन में विफल रहती है या उसके दस्तावेज अधूरे रहते हैं, तो उसका नाम योजना सूची से हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि योजना की राशि वास्तविक जरूरतमंद और पात्र महिलाओं तक पहुंचे। इसके जरिए फर्जी लाभार्थियों और दस्तावेजों में छेड़छाड़ करने वालों को बाहर किया जा सकेगा। जानिए किन महिलाओं को अप्रैल 2025 से नहीं मिलेगा पैसा। आधार लिंक न होना। सरकार उन महिलाओं की किस्त रोकेगी जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है। भौतिक सत्यापन अधूरा। कई लाभार्थी महिलाओं का भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है। अगर आपने अपने दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया है, तो इस महीने से योजना का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। बैंक खाता बंद या निष्क्रिय। जिन महिलाओं के बैंक खाते बंद हैं या डीबीटी के लिए सक्रिय नहीं हैं, उनकी किस्त नहीं आएगी। गलत विवरण या दस्तावेज। अगर आवेदन में गलत आधार नंबर, बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड या मोबाइल नंबर दिया गया है, तो भी राशि रोक दी जाएगी। आखिर कब मिलेगी मैया सम्मान योजना की बकाया राशि? अंचल कार्यालयों का चक्कर काट रही महिलाएं सरकार से पूछ रही सवाल। आधार से बैंक खाता लिंक नहीं रहने के बावजूद मार्च 2025 तक की मैया सम्मान योजना की राशि महिला लाभुकों को देने का निर्णय हवा हवाई साबित हो रहा है।
राज्य सरकार ने मैया सम्मान योजना के तहत महिला लाभुकों को ईद और सरहुल से पहले लंबित 3 महीने का एकमुश्त भुगतान करने का निर्णय पिछले दिनों लिया था। इसके बावजूद महिलाओं के खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं। ऐसे में मैया सम्मान योजना की राशि पाने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं अंचल कार्यालय का चक्कर लगाने को विवश हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हेमंत सरकार की प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है। इस योजना के तहत हर महीने महिलाओं के खाते में 2500 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। विधानसभा चुनाव के वक्त इस योजना की शुरुआत की गई थी। जनवरी से मार्च तक की मैया सम्मान योजना की राशि लंबित रही। हालांकि राशि के भुगतान के लिए प्रक्रिया होली के वक्त शुरू की गई थी, लेकिन विभिन्न कारणों से 18 लाख लाभुकों के नाम छांट दिए गए। बाद में सरकार ने सभी लाभुकों को मार्च तक भुगतान करने का निर्णय लिया। ईद और सरहुल की छुट्टी के बाद जैसे ही गुरुवार 3 अप्रैल को सरकारी कार्यालय खुला, महिलाओं की भीड़ अंचल कार्यालय में जुटने लगी। सदर अंचल कार्यालय में तो दोपहर की चिलचिलाती धूप में महिलाएं कतारबद्ध होकर घंटों खड़ी रहीं। सरकारी कार्यालय के बाबू से भोली भाली यह महिलाएं सिर्फ इतना जानना चाह रही थीं कि मेरे खाते में पैसा क्यों नहीं आए हैं। कई बार अंचल कार्यालय, बैंक और आंगनबाड़ी सेविका के यहां चक्कर लगा चुकी इन महिलाओं की नाराजगी साफ झलक रही थी। महिलाओं ने मीडिया के साथ अपनी परेशानी साझा की। महिलाओं ने साफ कहा कि सरकार के अधिकारी कुछ भी साफ साफ नहीं बताते हैं कि आखिर पैसा मिलेगा या नहीं। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की कॉपियों के मूल्यांकन में जुटा जेएसी 7 अप्रैल से 60 केंद्रों पर होगी जांच। जानिए कब तक आएगा रिजल्ट। इसके लिए रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में करीब 60 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 10,000 शिक्षक कॉपियों का मूल्यांकन करेंगे। जेएसी ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की कॉपियों के मूल्यांकन के लिए अलग अलग केंद्र बनाए हैं। उम्मीद है कि अप्रैल के अंत तक कॉपियों का मूल्यांकन पूरा हो जाएगा। जेएससी से मिली जानकारी के अनुसार सभी मूल्यांकन केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में कॉपियों की जांच होगी। गौरतलब है कि राज्य में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा इस साल 11 फरवरी से शुरू हुई थी, जो 3 मार्च तक चली थी। इसके बाद प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित की गई थी, जो 25 मार्च तक जारी रही थी। इस साल मैट्रिक में 4,33,890 छात्र शामिल हुए थे। जैक की ओर से की जा रही तैयारियों के अनुसार अप्रैल में कॉपियों का मूल्यांकन पूरा होने के बाद मई के पहले सप्ताह से ओएमआर शीट मार्क्स फाइल बनाई जाएगी। टेबुलेशन का काम पूरा होते ही मई के आखिरी सप्ताह में रिजल्ट प्रकाशित होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि पिछले साल जैक ने 10वीं बोर्ड का रिजल्ट 19 अप्रैल को जारी किया था, जिसके बाद 12वीं का रिजल्ट 30 अप्रैल 2024 को जारी किया गया था, जिसमें तीनों संकाय में लड़कियां टॉपर बनी थीं। पड़ोसी राज्य बिहार की बात करें तो वहां इस साल यानी 2025 के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। जैक ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की कॉपियों के कदाचार मुक्त मूल्यांकन के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। मूल्यांकन कार्य के लिए नियुक्त केंद्र निदेशक की देखरेख में कॉपियों की जांच की जाएगी। किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए मूल्यांकन केंद्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगा दी गई है। कॉपियों के मूल्यांकन के दौरान केंद्र के अंदर शिक्षकों को शोरगुल और अनावश्यक बातचीत से बचना होगा। जेएससी के निर्देशानुसार कॉपियों के बंडल खोले जाएंगे। जेएसएससी अध्यक्ष बने मनीष रंजन, हेमंत सरकार ने इन आईएएस अफसरों की बदली जिम्मेदारियां। झारखंड सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल के तहत कई आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली हैं और कुछ को अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। मनीष रंजन को जेएसएससी चेयरमैन का प्रभार दिया गया है। प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान यानी एटीआई के निदेशक मनीष रंजन को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यह नियुक्ति अस्थायी रूप से की गई है और वर्तमान अध्यक्ष प्रशांत कुमार के अवकाश के दौरान लागू रहेगी। आईएएस वंदना दाड़ेल को अब गृह कारा, मंत्रिमंडल सचिवालय के साथ साथ वित्त विभाग के प्रधान सचिव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। वहीं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अजय सिंह को जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा इस संबंध में गुरुवार को एक अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के अनुसार जल संसाधन सह वित्त सचिव प्रशांत कुमार 7 अप्रैल से 2 मई तक अर्जित अवकाश पर रहेंगे। उनकी अनुपस्थिति में जल संसाधन सचिव का अतिरिक्त प्रभार स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिन्हा को दिया गया है, जबकि वित्त विभाग की जिम्मेदारी गृह कारा एवं मंत्रिमंडल सचिवालय की प्रधान सचिव वंदना दाड़ेल को सौंपी गई है। गौरतलब है कि प्रशांत कुमार के पास वित्त सचिव और जेएसएससी अध्यक्ष का भी अतिरिक्त प्रभार था, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में जेएसएससी अध्यक्ष का कार्यभार अब मनीष रंजन संभालेंगे। हालांकि सरकार ने अभी तक इस पद पर स्थायी नियुक्ति नहीं की है, जिससे आयोग का कामकाज पूरी तरह नियमित नहीं हो पा रहा है। जेएसएससी के स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं ले पाई है। यह पद 21 फरवरी 2024 से खाली है, जब तत्कालीन अध्यक्ष नीरज सिन्हा ने स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक होने के मामले के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद सरकार ने प्रशांत कुमार को अस्थायी रूप से जेएसएससी अध्यक्ष का प्रभार दिया था। अब प्रशांत कुमार के अवकाश पर जाने के कारण मनीष रंजन को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। झारखंड में स्वयं सहायता समूहों को बनाया जा रहा है सशक्त। 2019 से अब तक क्रेडिट लिंकेज में हुआ जबरदस्त इजाफा। झारखंड की ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक मोर्चों पर सशक्त बनाने के लिए क्रेडिट लिंकेज को गति दी जा रही है। राज्य सरकार का दावा है कि राज्य में 2,91,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन हो चुका है। इसमें साल 2019 से अब तक 53,292 नए समूह जुड़े हैं। पिछले 5 साल और 3 माह की अवधि में क्रेडिट लिंकेज में 14,204 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है, जो दिसंबर 2009 से पहले सिर्फ 5,45,00,000 करोड़ रुपए था। हेमंत सरकार का दावा है कि स्वयं सहायता समूहों को बैंकों के साथ क्रेडिट लिंकेज सुनिश्चित कराने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है, क्योंकि एसएचजी सदस्यों को सरल शर्तों पर ऋण सुविधाएं मिल रही हैं। बोकारो चंद्रपुरा प्रखंड की प्रेमलता देवी इसका जीता जागता उदाहरण है। पति के असमय निधन से अचानक परिवार और बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी उन पर आन पड़ी। ऐसे मुश्किल दौर में इनको जीवन ज्योति आजीविका सखी मंडल का साथ मिला। प्रेमलता ने 50,000 रुपए क्रेडिट लिंकेज के तहत ऋण लेकर सिलाई मशीन खरीद ली। मेहनत और अच्छे काम से प्रेमलता की आमदनी बढ़ने लगी। उन्होंने पुराने ऋण चुकाने के बाद सिलाई केंद्र खोलने के लिए ग्राम संगठन से 30,000 रुपए ऋण लिया और काम को आगे बढ़ाया। आज सिलाई कार्य से प्रति माह करीब 10,000 की आमदनी हो रही है। जामताड़ा नाला प्रखंड की किरण झा राधा कृष्ण आजीविका सखी मंडल से जुड़ी है। उन्होंने समूह के जरिए आचार पापड़ बनाने का प्रशिक्षण लिया। उसके बाद कैश क्रेडिट लिंकेज के तहत 50,000 रुपए ऋण से व्यवसाय शुरू किया। आज सालाना 1.2 लाख रुपए कमाती हैं और अन्य महिलाओं को भी जोड़ चुकी हैं। ग्रामीण महिलाओं के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सशक्त हो, इसके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए राज्य के 32 लाख परिवारों को आजीविका के सशक्त माध्यमों से जोड़ा गया है। कृषि, पशुपालन, वनोपज, अंडा उत्पादन, जैविक खेती आधारित आजीविका से ग्रामीण परिवारों को आच्छादित किया जा रहा है। राज्य संपोषित झारखंड माइक्रो ड्रिप इरिगेशन परियोजना के तहत करीब 31,861 किसानों को टपक सिंचाई तकनीक से जोड़कर उन्नत खेती की जा रही है। इस सहयोग के जरिए ग्रामीण महिलाएं आधुनिक संचार तकनीक में निपुण हो रही हैं। राज्य में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी, पशु सखी, कृषि सखी, वनोपज मित्र, आजीविका रेशम मित्र, सीआरपी समेत करीब 85,000 सामुदायिक कैडर को प्रशिक्षित कर परियोजना के क्रियान्वयन और विस्तारण में लगाया गया है। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के बहाने रघुवर का प्रहार, कहा झारखंड का जनजातीय समाज कांग्रेस और जेएमएम का करे सामाजिक बहिष्कार। लौहनगरी जमशेदपुर में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता रघुवर दास ने लोकसभा में वक्फ बोर्ड विधेयक का विरोध करने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया है।
रघुवर दास ने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस इस मामले में तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। झारखंड में जनजातीय समाज को इस बिल से लाभ होगा। ऐसे में जनजातीय समाज को जेएमएम और कांग्रेस के सांसदों का सामाजिक बहिष्कार करने की जरूरत है। जमशेदपुर में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता रघुवर दास ने वक्फ संशोधन विधेयक बिल को लेकर प्रतिक्रिया दी। विधेयक का लोकसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विरोध करने पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। रघुवर दास एग्रीको स्थित अपने आवासीय कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और जेएमएम इस बिल के विरोध में मतदान किया है। इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा का आदिवासी विरोधी चेहरा खुलकर सामने आ गया है। उन्होंने बताया कि वक्फ संशोधन बिल में किए गए कई संशोधनों में झारखंड के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। इस बिल के कानून बनने के बाद आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूची 5 एवं अनुसूची 6 के तहत वक्फ संपत्ति घोषित नहीं की जा सकेगी, जिससे आदिवासी समुदाय की मूल संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों का भी संरक्षण हो सकेगा। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के संपर्क में आते ही तुष्टीकरण की राजनीति के जाल में पूरी तरह फंस चुका है। भाजपा नेता रघुवर दास ने साफ तौर पर कहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए आदिवासी हितों के खिलाफ जाने के झामुमो के इस कदम को झारखंड के आदिवासी समाज को देखने और समझने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि संविधान की 5वीं अनुसूची राष्ट्रपति द्वारा घोषित है, जिसके अंतर्गत आदिवासियों की मूल संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों को संरक्षित किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र में वक्फ की संपत्ति का रहना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने वक्फ संशोधन बिल में आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूची 5 एवं अनुसूची 6 के तहत वक्फ संपत्ति घोषित नहीं हो, ऐसा प्रावधान कर झारखंड के आदिवासियों के हितों की रक्षा की है। आज झारखंड में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन कराकर जमीन हड़प कर उसे वक्फ घोषित कर दिए जाने पर भी नया बिल रोक लगाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मुस्लिम तुष्टीकरण की कोशिशों का ही परिणाम है। रांची के पिटोरिया थाना क्षेत्र में सराहुल पूजा की शोभा यात्रा के दौरान घटना घटी है, जिसमें पाहन पर हमला किया गया। अब आदिवासी समाज को जागने और हकीकत पहचाने की जरूरत है, नहीं तो झामुमो मुस्लिम समुदाय को खुश करने और तुष्टीकरण के लिए आदिवासियों की पहचान, विरासत और संस्कृति खत्म कर देंगे। मीडिया के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड की जनजाति समाज से अपील किया है कि जेएमएम और कांग्रेस के जितने सांसद हैं उनका सामाजिक बहिष्कार करें। झामुमो के केंद्रीय महासचिव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा झारखंड में वक्फ की संपत्ति पीएम और उनके करीबियों के हाथों में जाने नहीं देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वक्फ संशोधन कानून का राज्य में विरोध करने की घोषणा की है। संसद से पारित वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को धार्मिक उन्माद बढ़ाने वाला बताया है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि वक्फ बोर्ड कानून में बदलाव की मूल भावना देश के संविधान के प्रस्तावना में लिखे धर्मनिरपेक्षता की भावना पर चोट करना है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पूरे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा इसलिए है क्योंकि हमारे लोकतंत्र में सर्वधर्म समभाव की भावना है, लेकिन वर्तमान केंद्र की सरकार में पहला हमला संवैधानिक संस्थाओं पर ही बोला गया। पार्टी के केंद्रीय कैंप कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन कर सुप्रियो ने कहा कि आज लोग रोजगार, महंगाई जैसे बुनियादी सवालों से परेशान हैं। अमेरिका के सामने हमारे नेता नतमस्तक होकर आए हैं। अमेरिका ने आधी रात को आयात टैरिफ बढ़ा दिया है। ऐसे में इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वक्फ कानून में संशोधन कराया गया है। हमने लोकसभा में भी विरोध किया और राज्यसभा में भी विरोध करेंगे, साथ ही राज्य में भी इसका विरोध होगा। उन्होंने कहा कि जमीन संबंधी मामले राज्य का विषय होता है। ऐसे में हमारे राज्य में इसे थोपने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। राज्यों की सहमति के बगैर कोई कानून लागू नहीं होना चाहिए। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हम झारखंड में 1 इंच भी वक्फ की संपत्ति पीएम और उनके करीबी लोगों के हाथों में नहीं जाने देंगे।
जामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि देश राज्य में सौहार्द बना रहे, देश सबके साथ आगे बढ़े, यही हमारी कामना है। हम वक्फ संशोधन का विरोध करेंगे और किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। भाजपा इस तरह के मामलों पर देश में टकराव की स्थिति बनाना चाहती है, जिसका जामुमो विरोध करता रहेगा। झारखंड में निवेश को बढ़ावा देने की कवायद सीएम पुर्तगाल, स्वीडन व स्पेन का करेंगे द्वारा। राज्य सरकार ने झारखंड में निवेश को बढ़ावा देने की कवायद शुरू कर दी है। इस क्रम में सीएम हेमंत सोरेन 19 अप्रैल से 26 अप्रैल तक पुर्तगाल, स्वीडन और स्पेन का दौरा करेंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने विदेश मंत्रालय से पॉलिटिकल क्लियरेंस की मांग की है, जो जल्द ही मिलने की उम्मीद है। यह दौरा झारखंड में रोजगार के अवसर पैदा करने और पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष में 20 से 22 हजार करोड़ रुपए के पूंजी निवेश को अंजाम तक पहुंचाना चाहती है। सीएम के साथ पत्नी कल्पना सोरेन और 8 अन्य सदस्यों की टीम होगी, जिसमें नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, उद्योग सचिव अरवा राजकमल और उद्योग निदेशक सुशांत गौरव शामिल हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह उच्च स्तरीय टीम झारखंड में पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए पुर्तगाल, स्वीडन और स्पेन की सरकारों, उद्योग जगत की हस्तियों और संस्थाओं के साथ बातचीत करेगी। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक हमें इजाजत दीजिए। जोहार।